एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी को, जहां हमें पहली बार पहले वाला जिग दिखता है। मतलब 3 साल पहले वाला। उसे वहां पर एक दोस्त मिल जाता है और वो उसे ड्रग की गोली देता है। उसके बाद वो घर आकर वही गोली वो अपने वाइफ को देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्रग की आदत उसने खुद अपने वाइफ को लगाई होती है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जिग और उसकी वाइफ सारे लोगों के बीच में रहकर अपनी बात शेयर करते हैं और अपना मन हल्का करते हैं। वहाँ पे कॉर्टनी अपनी दिल की बात कहती है और वो कहती है कि मेरा पति जो अब मेरा नहीं है, उसकी लाइफ में एक पुलिस ऑफिसर लेडी है और वो उसके साथ में खुश है। और ये जानकर मैं भी काफ़ी खुश हूँ। और वहाँ के सारे लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और उसकी बात सुनकर जिग भी उसकी बात पर एग्री होता है। आगे बैन मिशेल को हेल्प करता है उसके न्यू अपार्टमेंट में सामान शिफ्ट करने में। तभी हर रोज़ की तरह मिशेल सब कुछ बैन को बता देती है कि जिग की भी एक वाइफ है। बैन कहता है उसने कभी कहा नहीं हमसे। मिशेल कहती है कि उसने पहले ही सब कुछ मुझे बता दिया था। और रही बात उसकी वाइफ की, तो लॉ के हिसाब से उन्होंने कोई मैरिज पेपर या कोई वर्क नहीं किया है। मतलब जब चाहे वो लोग साथ थे, अब वो अलग है। मिशेल आगे कहती है मुझे उसके वाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले उसका टाइम था, अब मेरा टाइम है। और इस बात पे बैन भी एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ हम जेरिड को देखते हैं और उसकी न्यू फ्रेंड उसकी हेयर कटिंग कर कर उसका लुक पूरा चेंज कर देती है। आगे हम देखते हैं ऑलिव और टीजे को। टीजे अपने बारे में ऑलिव को सब कुछ बताता है और उन लोग बात करते करते चर्च में पहुंच जाते हैं। सामने से एसआई आकर उसे वेलकम करता है, लेकिन पीछे से एड्रिन आ जाता है और ऑलिव को अंदर आने से रोकता है और वो कहता है कि तुम आज से चर्च में नहीं आओगी। तभी ऑलिव वहाँ से चली जाती है। आगे हम ग्रेस को देखते हैं। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है। बैन मिशेल के न्यू घर के बारे में उसे कहता है। ग्रेस उसे मोबाइल पर एक न्यूज़ सुनाती है। न्यूज़ में पता चलता है किसी मैगजीन कंपनी वाले ने ग्रेस के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा होता है और उस वॉइस मैसेज में उन्हें फ़्लाइट 828 के बारे में जानकारी चाहिए होती है। सबसे बड़ी बात, उन्हें न्यू बेबी बॉर्न के बारे में भी जानकारी चाहिए होती है। ग्रेस बैन से पूछती है कि इन्हें कैसे पता चला हमारे बच्चे के बारे में। तभी बैन उसे कहता है हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल में पता चल गया हो। और ये कहते कहते बैन को कॉलिंग आती है। कॉलिंग में पता चलता है बैन फ्लाइट में बैठा है और मिशेल उससे नॉर्मल बात कर रही है। लेकिन बैन को ये प्लेन में कुछ गड़बड़ लगती है और वो आसपास में देखने लगता है। तभी पीछे उसकी नज़र चली जाती है तो उसे सैनवी दिख जाती है। बैन उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनवी उसे चिल्लाकर कहती है बचाओ मुझे। बैन कहता है मुझे लगता है सैनवी किसी मुसीबत में है और मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। और इतना कहकर बैन वहाँ से चला जाता है। आगे मिशेल को देखते हैं और बैन उसे टेक्स्ट मैसेज करता है कि जल्द से जल्द तुम सैनवी के लैब में पहुँच जाओ। दूसरी तरफ बैन सैनवी के लैब में पहुंच जाता है और वो उसे आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनवी कोई भी जवाब नहीं देती। बैन उसे कॉल भी करता है, लेकिन सैनवी कॉल नहीं उठाती। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है और वो अपना पावर का यूज़ कर कर सिक्योरिटी गार्ड्स को कहती है कि डोर ओपन करो। डोर ओपन करने के बाद पता लगता है कि सैनवी बेहोश पड़ी है और उसके हाथों पर केमिकल का रिएक्शन हुआ है। बैन और मिशेल उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। आगे बैन और मिशेल कुछ बात करते हैं। तभी बैन उसे एक वॉइस रिकॉर्ड सुनाता है और उसमें हमें साफ साफ पता चलता है कि सैनवी खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और वो कहती है कि सैनवी कितनी लकी है कि आप दोनों ने उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट किया। अब वो खतरे से बाहर है, आप चाहो तो उससे मिल सकते हैं। तभी मिशेल को मैसेज आ जाता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन जाते जाते बैन से कहती है कि सैनवी का ख्याल रखना। उसके बाद बैन सैनवी से मिलने उसके कैबिन में चला जाता है। बैन उससे बात करता है। सैनवी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी लाइफ खतरे में है। बैन उसे वो वॉइस रिकॉर्ड दिखाता है। बैन आगे कहता है तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अपने आप पर ये एक्सपेरिमेंट करना और कॉलिंग ना आने के लिए ये सब क्या है। बैन उसे आगे कहता है इस तरह से तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा अपने आप पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं करोगी। लेकिन सैनवी कहती है कि मैं कोशिश करूंगी, लेकिन बैन उसकी बात नहीं मानता और वो उससे हाँ बुलवा के लेता है। तभी सैनवी उसे आगे कहती है कि मुझे कॉलिंग आई थी। बैन कहता है मुझे भी एक कॉलिंग आई थी। और तभी हमें फिर से वही कॉलिंग का आगे का सीन दिखाया जाता है और उस कॉलिंग में आगे पता चलता है कि सैनवी किसी लड़के से बात कर रही होती है, लेकिन वो लड़का काफ़ी डरा हुआ होता है।
बैन उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन सानवी कहती है पता नहीं वो लड़का कौन था, और मैं उससे बात करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो लड़का काफ़ी डरा हुआ था। मुझे लग रहा है कि उसने अपनी मॉम डैड को खो दिया है। आगे ऑलिव और टीजे को देखते हैं। ऑलिव उसे वो कार्ड दिखाती है जो लास्ट टाइम ग्रेस ने बैन को दिखाया था। ऑलिव कहती है ये कार्ड के हिसाब से ये डेड डे की कॉलिंग है। ऑलिव आगे कहती है कि ये कार्ड हमें एक लेडी ने दिया था। तभी वो लोग वहाँ पर निकलते हैं और रास्ते में ऑलिव और टीजे कुछ बात करते हैं। तभी ऑलिव उसे पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन टीजे कहता है कि मैं 5 साल के बाद लौटा हूँ, तो इस तरह से मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि ऑलिव टीजे के ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही होती है। बैन पैसेंजर से मिलने उसके घर चला जाता है। बैन उसे पूछता है कि तुम्हें किसी लड़के के बारे में पता है, उसकी एज 5 या 6 साल की होगी, लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, और मेरी शादी नहीं हुई, और लास्ट टाइम हम जमाइका में बैचलर पार्टी करने गए थे, और मज़े की बात यह है कि हम खुद उस फ्लाइट में बैठने वाले थे। बैन कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है हम लोग बीच के ऊपर पार्टी कर रहे थे, तभी मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस दिन हम एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो लड़की मेरे साथ में नहीं थी, वो चली गई थी, और लेट नाइट आँख खुलने की वजह से मेरी फ़्लाइट भी मिस हो गई। और ये सब सुनते सुनते बैन की नज़र एक छोटे बच्चे के फ़ोटो पर जाती है और उसे देखकर ये कहता है कि मैं इसी लड़के को प्लेन में देखा था। वो आदमी कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये फ़ोटो मेरा है, ये मेरे बचपन का फ़ोटो है। और ये सुनकर बैन काफ़ी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ मिशेल घर आ जाती है और घर का सामान सब बिखरा हुआ और टूटा फूटा देख मिशेल काफ़ी डर जाती है और वो जिक से पूछती है कि ये सब क्या है। जी कॉटनी की तरफ फिंगर दिखाकर कहता है कि ये सब इसने किया। आगे टीजे और ऑलिव एक सामने बैठे कार रीडर लेडी के पास जाते हैं। ऑलिव उससे पूछती है कि यहाँ पर 3 या 4 साल पहले एक लेडी बैठा करती थी, क्या आप जानते हैं कि वो अब कहाँ है? वो लेडी कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। ऑलिव कहती है कि हम इस कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये कार्ड का मतलब क्या है? वो लेडी कहती है कि ये कार्ड काफ़ी पुराना है, अभी इस तरह की पेंटिंग कोई भी नहीं करता, और मेरे ख्याल से इस तरह की जगह न्यूयॉर्क में भी नहीं है। बैन फिर से हॉस्पिटल में आ जाता है और वो सैनवी से कहता है कि उस लड़के का पता नहीं चल पाया। मैं एक पैसेंजर के घर गया था और वहाँ पर मैंने एक बच्चे की फ़ोटो देखी, पर वो कहता है कि ये फ़ोटो मेरे बचपन की है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी सैनवी उस फ़ोटो को देखकर कहती है कि ये वो बच्चा नहीं है। बैन कुछ सोचने के बाद कहता है कि उस रात फ्लाइट में कितने सारे बच्चे होंगे। सैनवी कहती है ऐसे तो कई सारे होंगे। तभी सैनवी अपना दिमाग लगाती है और अपना डेटाबेस चेक करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उस वक्त 3 बच्चे प्लेन में मौजूद थे और वो लोग उन लोगों से मिलने वहाँ पर निकलते हैं। दूसरी तरफ कॉटनी उन लोगों से कहती है कि मुझे माफ़ करना कि मैं इस तरह से आप लोगों के घर आ गई। वो आगे कहती है कि उन लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला। जिक कहता है तुम्हारा मतलब टीलर ने। कॉटनी आगे कहती है कि उन लोग मुझसे $20,000 की मांग कर रहे हैं, अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। आगे सैनवी और बैन पहले पैसेंजर के घर चले जाते हैं। सैनवी उन्हें कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है आपके बच्चे के बारे में। तभी वो लेडी कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। सैनवी कहती है आपका बच्चा फ़्लाइट 828 में था। वो लेडी कहती है इन बातों को कई टाइम निकल चुका है और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं और वो एक अच्छे इंसान है और अच्छे पिता भी, आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। सैनवी आगे कुछ कहती, बैन उसे रोक लेता है और उसे कहता है चलो यहाँ से। बैन आगे कहता है मुझे नहीं लगता यह आदमी उस बच्चे का पिता है, लेकिन बच्चा तो ठीक है, पता नहीं कॉलिंग इस बार गलत कैसी हो गई। दूसरी तरफ ऑलिव और टीजे घर आ जाते हैं और वो लोग अपने साथ एक एंटीक बॉक्स लेकर आते हैं और उस बॉक्स का नाम होता है अलीजोरा डेक। टीजे इस नाम को गूगल पर सर्च करता है, तब उन्हें पता चलता है कि ये 16वीं सेंचुरी इजिप्शियन के बारे में है। टीजे आगे कहता है यूसुफ अली जोरास ये अचानक से गायब हो गया था और वो 10 साल के बाद वापस लौटा, लेकिन अभी भी ये पहेली है कि वो 10 साल पहले कहाँ था और 10 साल के बाद वापस कैसे लौटा। टीजे आगे बढ़ता है, जब वो वापस लौटा तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी थी। कहा जाता है वो आवाज़ गॉड की थी और तब उसे पता चला डेड डे के बारे में। ऑलिव कहती है लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया है कि उसकी मौत कैसी हुई, हो सकता है कि वो एक कॉलिंग हो और उसे सॉल्व करनी हो जो कि उसने नहीं की। आगे मिशेल और कॉटनी बात करते हैं। कॉटनी कहती है तुम्हें जिक कैसे पसंद आया, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। मिशेल कहती है मुझे दूसरा जीने का मौका मिला है
और मैं मिराकल पे भरोसा करती हूँ, शायद इसीलिए। कॉर्टनी कहती है, जीक जैसा दिखता है वैसा नहीं है। उसके पास हमेशा बैकअप प्लान होता है और वो कहता ज़रूर है कि उसने ड्रग छोड़ दी, लेकिन अपने लिए रेजर में ड्रग छुपा के रखता है ताकि जब उसका मन करे तो वो उसे ले सके। और इस बात पे मिशेल भी सोचने पे मजबूर हो जाती है। थोड़ी देर बाद जीक वहाँ पर आता है और वो मिशेल से कहता है कि मैंने पता लगा लिया है कि वो लोग कौन है, मैं वहाँ पर जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। मिशेल उसे रोकती है और उसे कहती है कि वो लोग खतरनाक हो सकते हैं, तुम्हारा वहाँ पर अकेला जाना ठीक नहीं है। जीक कहता है कि मैं अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाया, जबकि मैं उसे बचा सकता था, लेकिन इसकी हेल्प कर कर मैं अपने आप को सही साबित करूंगा। तभी मिशेल कहती है कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। वो लोग एक प्लान बनाते हैं और इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करते हैं। मिशेल अपना ड्रेसिंग चेंज कर लेती है और अपने पार्टनर से एक ट्रैकिंग डिवाइस मंगा लेती है ताकि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उस डिवाइस के हेल्प से अपने लिए बैकअप बुला सके। दूसरी तरफ बैन और सानवी उस पैसेंजर के घर दोबारा जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा एक बच्चा है। बैन आगे कहता है, हम उस लेडी से मिलकर आए हैं जो तुम्हारे साथ थी, लेकिन वो शादीशुदा है और उसका हस्बैंड काफ़ी एक अच्छा इंसान है। बच्चे के बारे में सुनकर वह आदमी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो कहता है, क्या मैं अपने बच्चे से मिल सकता हूँ? बैन कहता है, इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है उन लोगों के मैरिज लाइफ में। वो लोग काफ़ी खुश है अपने लाइफ में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे तुम्हारे बच्चे से तुम्हें मिलाने की। आगे प्लान के हिसाब से मिशेल और जीक ये दोनों ड्रग डीलर से मिलने जाते हैं। जीक कहता है, ये मेरी फ्रेंड है और इसे ड्रग चाहिए, लेकिन वो डीलर कहता है, जीक मुझे तुम पर तो भरोसा है, लेकिन तुम्हारी दोस्त के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। तभी वो इंजेक्शन सामने रख देता है। जीक कहता है, इसका मतलब क्या है? डीलर कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये लेडी ड्रग्स लेती होगी। तभी जीक वो इंजेक्शन उठाता है और खुद लेने की सोचता है ताकि वो ड्रग डीलर को भरोसा हो सके, लेकिन मिशेल यहाँ पर दिमाग चलाती है और वो कहती है कि तुम्हारे डीलर को ज़रा भी तमीज़ नहीं है न्यू कस्टमर्स के साथ बात करने की, उसे तो भरोसा नहीं है हम पर, मैं इसे ड्रग्स नहीं लूँगी। तभी ये कहते कहते मिशेल उसे चाटा मारती है। मिशेल का ऐसा रिएक्शन देख वो ड्रग डीलर कहता है, ठीक है मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हें ड्रग्स मिल जाएंगे। तभी वो अपने आदमी से कहता है और वो ड्रग की एक पेटी लेकर आता है। तभी वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं पर तो देखा है। मिशेल कहती है, शायद नहीं। वो आदमी कहता है, तुम तो वही हो ना, फ्लाइट 828 की पैसेंजर, और तुम तो पुलिस हो। और ये नाम सुनकर ड्रग डीलर और उसके साथी सभी उसके ऊपर गन ताने खड़े हो जाते हैं, लेकिन मिशेल बड़ी चालाकी से वो ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर देती है। डीलर आगे कुछ करता इससे पहले पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ बैन और सानवी उस पैसेंजर का वेट करते हैं और वो पैसेंजर आ जाता है। बैन और सानवी की हेल्प से वो अपने बच्चे से पहली बार मिलने वाला होता है और उसे देख काफ़ी खुश हो जाता है, साथ ही इमोशनल भी। लेकिन उसे जैसे पता चलता है कि उसका मिलने का वक्त ख़त्म हो गया, वो पैसेंजर काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी सैनवी को कुछ याद आ जाता है। सैनवी ने कॉलिंग में जब उस बच्चे को करीब से देखा था तो उसकी आंखों का कलर अलग था। वो तुरंत सच्चाई का पता लगाने के लिए उस लेडी से मिलती है। सैनवी उस लेडी से पूछती है कि तुम्हारे बच्चे के आंखों का कलर क्या है? सैनवी कहती है कि मुझे बताओ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझ पर भरोसा करो। और सैनवी के कहने के ऊपर वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, क्योंकि रियल टाइम में उस बच्चे की आंखों का कलर ब्लैक होता है। आगे हॉस्पिटल में पता लगता है कि उस बच्चे का लिवर फेल हो चुका है और उसे एक डोनर चाहिए। मॉम उसका डोनर बनने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, इसलिए वो डोनर की तलाश में होती है। वो लेडी कहती है कि मेरे बच्चे को अब डोनर कौन रहेगा, डॉक्टर ने तो कहा है 1 वीक का टाइम। तभी पीछे से वो आदमी आता है और वो कहता है कि मैं अपना लीवर इसे दूंगा क्योंकि ये मेरा बेटा है, और इस तरह से उसे डोनर मिल जाता है और ये कॉलिंग भी सॉल्व हो जाती है। आगे जेरिड पुरानी जगह पे जाता है, यानी उस बार में, और वहाँ लेडी बारटेंडर का भाई उसे पूछता है, तुम्हारा फ्लाइट 828 के साथ में कोई तो कनेक्शन है, मेरा मतलब मिशेल स्टोन से, तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। जेरिड कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मिशेल स्टोन को, और हम लोग शादी करने वाले थे, लेकिन फ्लाइट आने में पूरे 5 साल लग गए, और जब मैं फिर से अपने प्यार को पाने की कोशिश कर रहा था तो एक ड्रग एडिक्ट आदमी उसकी लाइफ में एंटर कर गया। तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ? उन दोनों की वजह से। उन्होंने मेरी लाइफ पूरी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ये जानने के बाद वो आदमी कहता है, तो हमें कुछ तो करना होगा, और इस तरह से वो जेरिड को अपना लेता है। घर पर बैन अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और वो बैन से बात करती है वो सॉल्व किए हुए कॉलिंग के बारे में। ग्रेस कहती है,
जैसे उस बच्चे के बारे में पता चला उसके पिता को और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर हम डैनी को भी बता दें कि इस बच्चे के बारे में, तो शायद हमारे बच्चे की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और डैनी का नाम सुनते ही बैन भड़क जाता है और वो कहता है तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है और मैं अपने बच्चे को पूरी तरह से संभाल सकता हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऑली और टीजे भी ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ सैनवी फिर से अपने आप पर रिसर्च करना शुरू कर देती है और वो खुद को समझा लेती है कि इस रिसर्च से मेरा और सभी पैसेंजर का फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ कॉटनी के कहे अनुसार मिशेल जिग का रेजर चेक करती है और उसमें सच में ड्रग होता है। तभी मिशेल, सैनवी, बैन इनके ऊपर जली हुई राख गिरती है और हमें कॉलिंग में दिखाया जाता है कि प्लेन में सारे पैसेंजर मर चुके हैं। और बैन कहता है कुछ तो गड़बड़ है। और ये कहते कहते प्लेन के बाहर का सीन हमें दिखाया जाता है और बाहर एड्रिन खड़ा होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीज़न 2 का एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगर आपने मैनिफेस्ट सीज़न 1 नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस लिंक को चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को हम इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं।